तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आज की क्लास की ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन ग्राफ पढ़ने के पहले कुछ और बेसिक बातें हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं पहले। कि जब भी हम साइन एक्स या कॉस एक्स या टेन एक्स जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनके हम ग्राफ के बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स है, कुछ और पॉइंट्स आने वाले हैं। जैसे मैं पूछूंगा कि भाई इसका डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, तो वो थोड़े थोड़े से है। वैसे डोमेन रेंज का तो हमें पता है, आइडिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके हेडिंग लिख लेते हैं। इसके पहले ग्राफ पढ़ने के पहले कुछ और बेसिक बातें हैं, उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम ग्राफ में आएंगे। तो यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें सबसे पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी डोमेन। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? डोमेन। डोमेन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मतलब अगर हम बार बार पूछेंगे कि भाई साइन एक्स का डोमेन क्या है, कॉस एक्स का डोमेन क्या है, तो ये डोमेन आखिर होता क्या है? तो बताइए, जिन लोगों ने पढ़ा है वो बताएं डोमेन का मतलब क्या होता है। कोई भी फंक्शन अगर हमारा y इक्वल टू कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर हमको गिवन है, कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे वो एल्जेब्रिक हो, कोई भी फंक्शन हो, एक्स की वो सारी की सारी रियल वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। लिख लेते हैं ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। कोई ऐसी एक्स की रियल वैल्यू ना रखे जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। जैसे बस बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो एक्स की हम सारी रियल वैल्यू तो यहाँ पर रख सकते हैं, सिर्फ क्या नहीं रख सकते यहाँ पर? अगर अपॉन में एक्स है तो जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रखने से प्रॉब्लम हो जाएगी, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हमारा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1/x-2 है, तो हम x की सारी रियल वैल्यू रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते? यहाँ पर 2 नहीं रख सकते। क्यों 2 नहीं रख सकते? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही जब हमको रैशनल फंक्शन पढ़ाया गया होगा तो हम सबको यही बताते हैं कि p और q के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? तो वही हो गया यहाँ पर। तो डोमेन का मतलब अगर मैं कहूँगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डोमेन क्या होगा? साइन एक्स का डोमेन क्या होगा? तो साइन एक्स का डोमेन होगा कोई भी रियल वैल्यू एक्स की, आप कोई भी वैल्यू रखें। जैसे हमने याद की है 10th क्लास में, टेबल याद की है कि 0, 30, 45, 60, 90, सिर्फ यही एंगल्स हमें पता है। इसके अलावा भी हम सारे के सारे एंगल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेके हजारों डिग्री की वैल्यू हमने निकाल सकते हैं, और उन सबकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या है कि एक्स की हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। तो अगर मैं बात करूं कि साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, y इक्वल टू साइन एक्स है या y इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इनका डोमेन क्या होगा? तो यहाँ पर हम x की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स में x की कुछ भी वैल्यू रखो। x अगर तुमसे कहा जाए कॉस 1000 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी भी होगी। ठीक है, साइन 1920 डिग्री की वैल्यू बताओ, या लैक्स की साइन, कोई भी एक एंगल बहुत बड़ा ले लिया, तो इन सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो साइन और कॉस का जो है वो डोमेन क्या होगा? एक्स की रियल वैल्यू, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभी बाकी बातें बाद में करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट इन सब की बातें भी हम करेंगे। तो डोमेन ये हो गई। फिर हम दूसरी बात करने वाले हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वाई, कलेक्शन ऑफ वाई, वाई का जितना भी कलेक्शन है, एक्स की जितनी भी वैल्यूज हमें मिलेंगी, जैसे हमने किसी फंक्शन हमको मिला तो उसका हमने डोमेन निकाल लिया, एक्स की हमको बहुत सारी वैल्यूज मिल गई, एक्स की वैल्यू 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई, 4 मान लिया, 4 वैल्यू मिल गई। हाँ बिल्कुल।
ओके, अभी हमने बात जो की है वो डोमेन की बात की है। डोमेन का मतलब होता है सारी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सारी रियल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। मतलब हम एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ना रखें जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, अपॉन में जीरो आने लगे, क्योंकि अपॉन में अगर जीरो आ गया, किसी को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। तो वो सारी वैल्यूज हमारे उसमें नहीं आनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। बस इस बात का हमको ध्यान रखना है, और कुछ नया काम नहीं है। ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है, x की सारी वैल्यू मिलने के बाद जो y की जितनी वैल्यूज का कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, रेंज। x की वैल्यू हमने 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, इन सबको रखने के बाद जितना y का कलेक्शन मिला है इन चारों वैल्यूज के लिए, ये जितना भी कलेक्शन है y का, वो क्या कहलाएगा, रेंज। ठीक है। रेंज का मतलब हम सीधी अगर हिंदी में बात करें तो हम बोलेंगे कि भाई ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है, x की मैक्सिमम वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू और x की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम कॉमा मैक्सिमम को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज। x की मिनिमम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेंज। मिनिमम कॉमा मैक्सिमम मतलब एक y x जो है वो रखने के बाद y की सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है और सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल रही है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेंज। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल मतलब, नहीं नहीं, जितनी भी x की वैल्यूज हमारे पास मिली है उसकी x की मिनिमम वैल्यू रखने पे बाद जो मिनिमम वैल्यू हमको y की मिल रही है, और जो मैक्सिमम x की वैल्यू मिली है उसको रखने के बाद जो y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वही रेंज हो जाएगी। रेंज का मतलब क्या होगा, y बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, ये तो इंटरवल में है, इसी को रेंज बोलते हैं। इंटरवल में ही है, जैसे मान लिया हमने बोल दिया y बिलोंग्स टू 2,4 है, यानी 2,4 क्लोज्ड इंटरवल में है, तो मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, यही रेंज है। रेंज का मतलब ही है मिनिमम कॉमा मैक्सिमम। अभी तक हम रेंज को जो सेट्स में लिखते थे इस तरीके से करली ब्रैकेट के अंदर, वो तो हमने बता दिया कि रेंज अलग अलग वैल्यू ये मिली हुई है, कि भाई 1 भी मिला, 2 भी मिला, 3 भी मिला, 4 भी मिला, 5 भी मिला। लेकिन अगर हमें इस इंटरवल में इस तरीके से लिखना है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रेंज। मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है और सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है। अभी हम आएंगे इसमें, तीसरा नंबर आता है एक्स इंटरसेप्ट का। तो इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, और वाई इंटरसेप्ट भी यहीं लिख लेते हैं। बताओ एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा। अरे एक्स इंटरसेप्ट किसी का निकालना हो तो वाई की वैल्यू क्या पुट कर देते हो, जीरो, तभी तो मिलता है उसका एक्स इंटरसेप्ट। जैसे कोई लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, अब इसमें कह रहा है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट मतलब उसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, वही है एक्स इंटरसेप्ट। ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है वो है एक्स इंटरसेप्ट, और जितना वाई में कट किया इसी लाइन ने, वो जितना ये डिस्टेंस है वो वाई इंटरसेप्ट है। तो अब बात समझ में आ गई कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है। एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 2 6 आ गई। और वाई इंटरसेप्ट में क्या पुट करोगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात यहाँ तक। उसके बाद देखो दूसरी चीज, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर में आ जाएगी सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री हम दो तरीके से देख पाएंगे। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, और इसमें एक और पॉइंट आ जाता है इवन ऑड का। तो जैसे मान लो कोई ये है यहाँ पर, ये हमने इस तरीके से कोई कर्व ले लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो अगर हमने इस तरीके से कोई कर्व में इस तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स बनाया हुआ है, और ये इसको इधर भी बना दिया, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, तो ये किस एक्सिस के सिमेट्रिकल है। हाँ, सिमेट्रिकल का मतलब एक मिरर लगा दिया गया, ये एक मिरर का काम कर रहा है। जितना पोर्शन इसके लेफ्ट साइड में है उतना ही पोर्शन उसके राइट साइड में है।
तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, ये अगर इसका कोई ग्राफ अगर इस टाइप से बना दिया जाए तो क्या ये इसको हम ये बोल सकते हैं? देखो जरा, यहाँ पर हमने ग्राफ इस तरीके से बना दिया यहाँ पर, और ये ऐसे बना के फिर ये ऐसे बना दिया, ये वाई, हाँ ये y इक्वल टू जी एक्स हो गया। तो ये किसके सिमेट्रिकल है? नहीं नहीं, ये y एक्सिस के तो सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या ये ओरिजिन के सिमेट्रिकल है क्या? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, क्या ये करेक्ट है? देख लो ना यहाँ पे मिरर लगा के, जो ये वाला पार्ट है वो इधर की तरफ चला गया पूरा का पूरा, जो ये वाला पार्ट था वो इधर आ गया। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। इसको क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो कई सारे ग्राफ हमको मिलेंगे, उनका हमें आइडिया लेना पड़ेगा कि वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, कि वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, कि वो ओरिजिन के सिमेट्रिकल है। यही दोनों मेनली मिलेंगे। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल का इतना खास यूज नहीं होने वाला है, ये वाई और ओरिजिन का इसलिए यूज होने वाला है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि इवन और ऑड फंक्शन। हम चेक करके देखेंगे कि फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन इवन है कि ऑड है? बताओ भाई। कोई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, हाँ अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है तब तो बात क्लियर है। लेकिन अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये कंडीशन जरूर याद रखेंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है, जब हम एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखें और माइनस गायब हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये इवन फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है जब हम x की जगह माइनस एक्स रखते हैं और माइनस बाहर दे जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमने x की जगह पे माइनस एक्स रख दिया। जैसे ही आपने x की जगह पे माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, तो ये x का स्क्वायर हो गया, और x का स्क्वायर हो गया तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगी। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इवन फंक्शन होगा। बात क्लियर हो रही है? जिसमें माइनस गायब हो जाएगा वो इवन। अब जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, तो अब हम माइनस एक्स यहाँ पर रखते हैं, तो माइनस एक्स का होल क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, यानी माइनस का एफ ऑफ एक्स हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू, एक बाहर माइनस दे के गया, वहाँ पर तो माइनस गायब हो गया था, लेकिन यहाँ पर माइनस वो दे के गया है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है सभी को? कोई प्रॉब्लम आ रही समझने में? तब फिर नहीं, तब तो हम बोल देंगे भाई देखिए, कोई फंक्शन अगर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो वो ऑड, मतलब इवन नहीं है तो ऑड होगा, या ऑड नहीं है तो इवन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कोई फंक्शन इवन नहीं है तो हो सकता है वो ऑड हो, और या वो हो सकता है कि ना तो इवन हो ना तो ऑड हो, नाइदर इवन नॉर ऑड का केस भी चलेगा ना। कई सारे दुनिया में ऐसे फंक्शन भी होंगे जो ना तो इवन होंगे ना तो ऑड होंगे, तो ये कोई थ्योरी नहीं कहती कि कोई फंक्शन इवन नहीं है तो ऑड होगा, या ऑड नहीं है तो इवन होगा। ठीक है, ये नंबर्स वाला सिस्टम नहीं है। जैसे नंबर्स में हम 1 2 3 4 देखते हैं, फंक्शन अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, फंक्शन ही चेंज हो गया। कोई एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया। अब यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देख लो, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स, तो ये तो चेंज हो गया। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? नीनो फंक्शन, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो फंक्शन इवन नहीं वो ऑड होगा, या ऑड नहीं तो इवन होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर ऐड करेंगे हम, कि कोई फंक्शन इवन है तो उसका ग्राफ जो है वो किसके सिमेट्रिकल होगा? बताइए, इवन फंक्शन का ग्राफ किसके सिमेट्रिकल होता है? बिल्कुल गलत है। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, बताया जा चुका है ये। हाँ,
हाँ, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिसका ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, कई बार ग्राफ देख के ही पूछ लेगा कि बोलेगा बताओ ये ग्राफ, इक्वेशन देगा ही नहीं तो हम एक्स की जगह माइनस एक्स तो रख ही नहीं पाएंगे। तो फिर हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे क्या वो ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है क्या। अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो वो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन का ग्राफ किसके सिमेट्रिकल होता है, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज, हाँ, ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल सही है। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन बोल दो या अपोजिट क्वाड्रेंट बोल दो, बात एक ही है। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब भी वही है, ठीक है। कोई भी ग्राफ जो है वो ऑड फंक्शन का वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा, इस बात का हमको ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को, क्लियर हो रही है बात, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और ऐड करेंगे, उसका नाम है पीरियड। 7th नंबर में आ जाएगा पीरियड। ये क्या होता है, तो लिख लेते हैं पीरियड ऑफ अ फंक्शन। अब देखो पीरियड का मतलब क्या है, तो पीरियड को पढ़ने के पहले हमको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियड को तो हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन, वैसे तो पूरा फंक्शन चैप्टर हमारा 12th में ही है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये 12th का ही पार्ट है, 11th का तो फंक्शन में इतना खास नहीं डिटेल में दिया हुआ है। कोई फंक्शन, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कोई फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, फिर अभी हम इसको चेक कर लेंगे। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक if there exists a positive number t, एक कैपिटल टी कोई एक पॉइंट आ जाएगा, यही जो टी ऊपर लिखा हुआ पीरियड वाला, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर कैपिटल टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सच दैट, और यहाँ पर हमें इसको बोल्ड में लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू जब एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू जब एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगी, मतलब हमने एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखा और फंक्शन में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही हो गई, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। जब हम एक्स की जगह पे एक्स प्लस टी रखें और फंक्शन सॉल्व करने के बाद फिर वही एफ ऑफ एक्स बन जाए, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और ये जो टी है, ये जो टी है, जी हाँ बिल्कुल, और ये जो टी है, ये जो टी है, नहीं साइन के लिए गलत बताया आपने, जो टी है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेयर टी इज कॉल्ड, लिख लेते हैं टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ अ फंक्शन। पीरियड बोलते हैं या इसको फंडामेंटल पीरियड भी बोलते हैं, बात एक ही है, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। इसको पीरियड बोलेंगे या फंडामेंटल पीरियड भी बोल सकते हैं। तो जो टी है उसको हम पीरियड बोलते हैं, मतलब जिसमें हमने एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखा, मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखा और फंक्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। और ये जो कैपिटल टी है ये लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, टी जो है वो क्या होना चाहिए, लीस्ट,
जी हाँ, लीस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, लीस्ट होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम कैसे ध्यान रखेंगे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो 6 हम पढ़ने जा रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो एक तो हमारी ड्यूटी है कि इनका पीरियड याद करना है हमको, लेकिन अभी हम उसको चेक कर लेते हैं कि किसका पीरियड कैसे हम याद रखेंगे और किसका पीरियड क्या होता है। तो यहाँ तो पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख देता हूँ कि हमें ये पीरियड याद रखने हैं। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का, इनका जो पीरियड होता है, इनका जो पीरियड हमको याद रखना है वो होता है 2 पाई। और टेन एक्स का और कॉट एक्स का, इन दोनों का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। क्यों होता है ऐसा, वो अभी हम बात करते हैं। पहले आप ये लिख लें और याद कर लें, अपनी मेमोरी में फीड कर लें कि साइन का, कॉस का, सेक का और कॉसेक का, इनका पीरियड 2 पाई होता है। साइन, कॉस और उनके रिवर्स, उन दोनों का पीरियड 2 पाई होता है। और टेन और कॉट का पीरियड जो है वो पाई होता है। एक्चुअली में पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि वो इतने, ये जैसे यहाँ 2 पाई है ना इसका पीरियड, तो 2 पाई के बाद अपनी पोजीशन पूरा अपना ग्राफ ही रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन मैंने ऐसा बना दिया, जैसे मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन एक ऐसा बना दिया, ये हमारा एक फंक्शन बन गया y इक्वल टू एफ एक्स, नाम दे देते हैं इसको। ये इस तरीके से एक फंक्शन बना दिया और बार बार ये अपनी पोजीशन इस तरीके से रिपीट करता जा रहा है। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इस तरीके से, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है बार बार। ये -1 है, -2 है, हो सकता है आगे भी जा रहा हो। तो कितने के बाद ये अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है, पहले ये 0 से 1 तक जाता है, यानी 1 के बाद अपनी मिनिमम सबसे कम क्या हुआ, पॉजिटिव होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो 1 ही हुआ ना, 1 के बाद फिर इसने अपनी पोजीशन फिर रिपीट की, देखो, और उतना ही रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद फिर इसने अपनी पोजीशन फिर रिपीट कर ली। ऐसे रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा, तो यानी 1 के बाद ये अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा बार बार ग्राफ। अब कोई कहते हैं -1 क्यों नहीं लिया, तो माइनस नहीं ले सकते ना, पीरियड का मतलब होता है हमें पॉजिटिव लेना है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 1, यानी 1 के बाद ये अपनी पोजीशन जो है वो रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। 0 से 1 में गया, फिर 1 से 2 में गया, उसी ग्राफ को बार बार रिपीट करना है, पकड़ना है एक पॉइंट को और उसको खिसकाते जाना है 1 1 1 की गैपिंग में। तो ये इसका पीरियड हो गया। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया और इसको जो है ये ऐसे बनाया और फिर नीचे भी ऐसे बनाया, ये बना दिया इस तरीके से। अब जरा आप इसको देख के बताएं कि इसका पीरियड क्या होगा। ये 0, 2 पाई, 3 पाई, यहाँ 4 पाई है, यहाँ 5 पाई है, और ऐसे भी ये रिपीट हो रहा है, और यहाँ पीछे भी ऐसे ही जा रहा है, ये इसी तरीके से नीचे ऊपर जाता जा रहा है। हाँ, तो ये क्लियरली हमको दिख रहा है, देखो यहाँ से। अगर कोई कह दे कि इसी के बाद रिपीट हो रहा है तो गलत बात है, पहले ये पूरा एक साइकिल तो कंप्लीट हो जाए। आपको याद होगा सिंपल पेंडुलम, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वही उसका भी पीरियड, टाइम पीरियड टी से डिनोट करते थे, वही कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है। ये मैथ्स का पीरियड हो जाएगा, जो फंक्शंस है उनका पीरियड हो जाएगा। यहाँ के बाद जब 0 से 2 पाई के बाद फिर वो अपनी पोजीशन, देखो उसी ग्राफ को फिर उठा के बार बार वैसे ही रख दिया गया है, फिर उसी ग्राफ को उठा के वैसे ही बार बार रख दिया गया। तो ये अपनी 2 पाई के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, 2 पाई में आ रहा है, फिर 4 पाई आ रहा है। कोई अब कहते हैं कि भाई माइनस वाले क्यों नहीं लिए, -पाई भी आ रहा है, -2 पाई में भी तो रिपीट कर रहा है यहाँ पर। तो क्या हम माइनस वाला थोड़ा ना लेंगे, ये माइनस वाला लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि पीरियड जो होता है वो लीस्ट होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, फंक्शन का टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पीरियड ऑफ अ फंक्शन। क्या हो जाएगा इसका पीरियड, 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, क्लियर हो रही है बात। अब देखो जैसे यहाँ पर अभी कई लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ अभी ये लिख लेंगे, बाकी फिर उनको मैं बता दूंगा बाद में। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है जैसे, तो अगर हम साइन, जैसे हमने पढ़ा कि भाई साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, हम कैसे निकालें, पाई होगा कि 2 पाई होगा। तो पहले साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये रख के देखने लगता है। और देख, तो देखो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स कितना आ जाएगा, साइन पाई प्लस एक्स। और साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा।
अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये फॉर्मूले हैं, ये अभी कई लोगों ने इसको नहीं पता है, तो आप अभी केवल ये लिख लें कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यही होता है ना। तो साइन पाई प्लस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स। तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस एफ एक्स की इक्वल आ गई, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू प्लस एफ एक्स की इक्वल आनी चाहिए। तो अब हम पाई तो नहीं बोल सकते कि इसका पीरियड पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गई, तो ये तो वैलिड ही नहीं है। तो अब जरा 2 पाई रख के देख लेते हैं, एक्स की जगह हमने क्या यहाँ पर 2 पाई प्लस एक्स देख लेते हैं रख के। एक्स को रिप्लेस कर दिया 2 पाई प्लस एक्स से, तो अब कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस एक्स। साइन 2 पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और चेंज होगा नहीं। तो एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू आ गई साइन एक्स। अब ये फिर एक फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ पर अपनी याद के लिए रख लेंगे, फिर अभी हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। साइन 2 पाई प्लस एक्स जो है वो साइन एक्स होता है, ठीक है। ये उनके लिए है जो जिन्होंने आज से ही ज्वाइन किया, उनके लिए है ये। आप ज़रूर इसको लिखते जाएंगे कि ये फॉर्मूले हैं, इनमें घबराने वाली बात नहीं है, ये अभी हम सब आगे अभी पढ़ने वाले हैं, और अभी हम पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होता है। क्यों होता है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। तो एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होता है, और साइन एक्स जो है वो किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। तो एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो गया, ये देखो एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स एफ एक्स की इक्वल हो गया। अगर आप यहाँ पर एफ ऑफ 4 पाई प्लस एक्स भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन 4 पाई प्लस एक्स। तो साइन 4 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स ही होता है। यहाँ पर फिर फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं कि साइन 4 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स होता है। तो ये हो गया एफ ऑफ 4 पाई प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स की इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सबसे मिनिमम क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर सबसे मिनिमम ये मिल रहा है कि एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। हाँ, तो इसका मतलब है इसका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, ये किसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। और टी जो होता है वो क्या होता है, पीरियड होता है। तो यहाँ पर जो टी है वो यहाँ पर किसकी इक्वल है, देखो ये टी की जगह पे क्या आया हुआ है यहाँ पर 2 पाई। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि पीरियड ऑफ साइन एक्स जो होता है वो क्या हो जाएगा 2 पाई। कैसे होता है, अभी कैसे इसका ग्राफ बनता है वो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि साइन का, कॉस का, टेन का, ये आपको जरूर लर्न कर लेना है कि किसका पीरियड क्या होता है। पीरियड का मतलब ही होता है कि एक पॉइंट को पकड़ लो और जितना ग्राफ उस इंटरवल में है उसी को बार बार हर एक इंटरवल में रिपीट कराते जाओ। फंक्शन रिपीट होता जाएगा तभी वो फंक्शन पीरियोडिक होगा। कोई कह दे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या पीरियोडिक है क्या? अगर कोई फंक्शन किसी ने पूछ लिया भाई ये बताओ क्या ये पीरियोडिक है क्या, तो क्या बोलोगे आप, ये कहाँ पीरियोडिक हो सकता है? पीरियोडिक का मतलब तो बार बार रिपीट करना चाहिए फंक्शन को, ये तो सिर्फ यहीं पे आके रुक गया, तो ये पीरियोडिक नहीं है। तो जैसे हमने साइन का चेक किया वैसे ही आप कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब का पीरियड वैसे ही हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। एक और पॉइंट आता है कंटिन्यूटी, ये भी हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस है। तो ये कौन सा पॉइंट था, 7। अब ये 8 पॉइंट एक और लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी भी हमारा अभी आगे 12th में मिलेगा। अभी थोड़ा थोड़ा सा हम फील लेने लगते हैं चीज़ों का कि आखिर ये वर्ड होते क्या, इनका मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, अभी हम कुछ इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज इसकी कुछ नहीं लिखने वाले हैं, हम सिर्फ एक नाम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। एक ऐसा फंक्शन जिसको हम बनाते जाएं और हमने अपने पेन को कहीं उठाया ही नहीं, कहीं अपने पेन को उठाया ही नहीं, ये फंक्शन है या ये फंक्शन है, कहीं पर पेन को उठाया ही नहीं, तो इस तरह के फंक्शन कौन से फंक्शन हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। मतलब जिनको उठा, जो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, हाँ, जो जो कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, देखो हर जगह कहीं पर पेन को उठाना नहीं पड़ा ना हमको, तो ये फंक्शन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। अगर मैंने फंक्शन ऐसे बना दिया, ये बनाया फिर यहाँ से रुके और फिर यहाँ से ऐसे बना दिया, तो ये कौन से फंक्शन हो जाएंगे,
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो एक ऐसा फंक्शन जो कहीं पर टूटेगा नहीं, कहीं पर जंप नहीं करेगा, कहीं पर उसका ग्राफ टूट नहीं रहा है, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हमें एक और पॉइंट देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। बात क्लियर हो रही है मेरी यहाँ तक बच्चों? बताइए। ये सारे के सारे जो 8 पॉइंट्स हैं, ये सारे सभी में ग्राफ में आने वाले हैं। जैसे अभी हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये सारी बातें करेंगे कि बताओ ये इसका पीरियड क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी सिमेट्री इवन फंक्शन है, ऑड है, पीरियड क्या है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये सारी बातें अभी हम करेंगे यहाँ पर। तो देखो, जैसे अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ की, तो जरा लिख लेते हैं हेडिंग। अब सबसे पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी हो गई ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। अब हम सीखेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो, जैसे हम कोई छोटा सा ग्राफ का अगर एग्जांपल ले लें, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आपने 9 10 7 8 में ये सब तो सीखा ही है कि x की वैल्यू कुछ अपनी तरफ से लेते चले जाओ और y की वैल्यू निकाल दो, सारी की सारी कम से कम 5 से 6 वैल्यू निकाल दो और उसके बाद उनको सबको पॉइंट को प्लॉट कर लो ग्राफ पेपर में। तो ग्राफ, तो हमें उस फंक्शन का ग्राफ मिल जाता है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना? ये तो आइडिया है ना सभी को कि ग्राफ कैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यूज लेते चले जाते हैं और x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की कुछ नई वैल्यूज हमको मिलती जाएंगी और x की उन नई वैल्यूज पे y की वैल्यूज जो मिलेंगी उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने से हमें y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो अब जैसे भाई ये तो ग्राफ उसका तो है नहीं, अब तो हमारा ग्राफ तो साइन एक्स का है। तो साइन एक्स के लिए हमें 0 पता है, 30 पता है, 60 पता है, 90 पता है, ये तो हमको पता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं बाकी लोगों को कि भाई देखो, अब हम 0 डिग्री को 0 ही लिखेंगे, 30 डिग्री को अब हम क्या लिखेंगे? 30 का मतलब क्या होता है? पाई बाई 6। अब हम 60 डिग्री लिखेंगे तो 60 भी लिख सकते हैं या पाई बाई 3 लिख सकते हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है तो ऐसे लिख सकते हैं। 45 डिग्री लिखा है तो उसको पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 90 डिग्री लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, और आगे अगर बढ़ेंगे 120 की बात करेंगे तो 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई 3। अगर हमने 150 लिखा तो 150 को क्या लिखोगे? 150 को लिखोगे 5 पाई बाई 6। अरे भाई 150 30 का 5 टाइम्स है तो ये पाई बाई 6 है तो ये 5 पाई बाई 6 हो गया, इजी। फिर हम निकालेंगे वैल्यू 180 की। 180 का मतलब क्या होता है? पाई। तो ये हम 180 डिग्री को पाई भी लिखेंगे। 210 डिग्री, 210 को क्या लिखोगे? 210 किसका किसका टाइम्स है? अगर हम 30 की बात करें तो 3 7 जा 21 होता है तो 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं 30 को। फिर 210 के बाद अगर हम बात करेंगे 240 की तो इसको क्या लिख सकते हो? 240 को क्या 4 पाई बाई 3 लिख सकते हो? अरे पाई बाई 3 होता है 60, 60 4 जा 6 4 जा 24 हो गया। फिर 270 को हम क्या लिखेंगे? 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 90 होता है, ये लिखा है पाई बाई 2 90 होता है और 3 टाइम्स कर दो तो 270 बन जाता है। फिर उसके बाद 270 के बाद हम वैल्यू निकालेंगे 300 की। 300 की वैल्यू, 300 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम 5 पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या इसको? अरे पाई बाई 3 60 है, 60 5 जा 6 5 जा 30 होता है तो ये लिख दिया। फिर हम 330 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। 330 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 11 पाई बाई 6, 11 3 जा 33 होता है तो देखो, और फिर 2 पाई तक, बस ये 2 पाई तक हम वैल्यू निकालेंगे। 2 पाई का मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री। ये सारी वैल्यूज आप लोग निकाल के दिखाओगे जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है
उनको मैं बताता जाऊँगा। कैसे निकलता है वो तो आज पॉसिबल नहीं है बताना, लेकिन उनको मैं बता दूंगा। अभी तो आप ये समझ लें कि हाँ ऐसा होता है। जैसे हमने 0, 30, 60, 45, 90 याद किया ना, वैसे आगे भी अभी हम याद कर लेते हैं, फिर हम ये सारी वैल्यूज़ निकालना है, और यही वैल्यूज़ नहीं, इससे काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ निकालना भी हम सीखेंगे। तो हम यहाँ पर टेबल बनाते जा रहे हैं, और x की वैल्यू देखो, जैसे x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, तो x की वैल्यू रखेंगे 0, तो y की जगह साइन x है, तो साइन 0, तो साइन 0 0 हो गया। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे, 0, 0 मिल गया। यही तो मिला x और y। फिर उसके बाद x की वैल्यू 0 के बाद अब हम रखेंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 पता है ना सभी को, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे इसके, 30 डिग्री है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं π/6, 0.5, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 30 के बाद जरा हम लिख लेते हैं 45 डिग्री, यानी कि π/4, या चलो π/4 को हटा देते हैं, 60 सीधे निकाल लेते हैं। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, π/3, बताओ, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3 का मतलब 1.732, 1.732/2, तो 0.8, और 2 8 जा 16 और 1 17, तो 866 यानी 87 अप्रॉक्स बोल सकते हैं। तो π/3 पे ये कौन सी वैल्यू देता है, 0.87। सिमिलरली π/3 के बाद हो गया 90 डिग्री पे ले लेते हैं, π/2 यानी 90 पे, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90, साइन 90 तो सबको याद होगी 1 होती है, तो π/2 पे ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू देता है 1। π/2 के बाद अब बात करते हैं 120 डिग्री की, तो 120 का मतलब 2π/3 हो गया। अब देखो ये 2π/3 बताओ क्या होगा, साइन 120 डिग्री की वैल्यू, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 होता है ना, 90 प्लस 30 कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 का मतलब साइन 60 √3/2। तो x की वैल्यू जब 2π/3 रखी, तो y की वैल्यू √3/2 आई है, तो 2π/3 पे √3/2, और √3/2 अभी हमने ऊपर निकाला है, चेक किया है, 0.87 आ रही है, तो 0.87 हो गई वैल्यू। अब 2π/3 के बाद बात करो 150 डिग्री की, 150 डिग्री को क्या बोलते हैं, 5π/6, यानी 150 डिग्री। तो 150 डिग्री पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 150 डिग्री, साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 60, कॉस 60 यानी साइन 30 यानी 1/2। तो ये जो हो गई पॉइंट, बाकी लोग अभी ये समझ लेंगे, जिन लोगों को नहीं आइडिया है वो ये मान के चलेंगे कि कॉस साइन 120 की वैल्यू 0.87 होती है। कैसे ये हम स्टेप में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे वो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये ध्यान रखना है कि साइन 120 की वैल्यू 0.87 होती है। कैसे आई है वो हमारा अभी छूट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हो जाएगा, ठीक है। वो एक दिन की क्लास में हमको सब आइडिया हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5π/6 पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/2। उसी तरीके से 5π/6 के बाद जरा निकालो बाकियों की वैल्यू, पाई पे साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 डिग्री। हम कोई भी साइन का पाई का मल्टीपल होता है 0 होता है, तो पाई पे 0 आ गया, तो पाई कॉमा 0 पॉइंट आ गया। और आगे बढ़ो, पाई के बाद 210 डिग्री, 7π/6, y 7 साइन 7π/6 -1/2, तो ये आ जाएगा 7π/6 पे माइनस का 0.5। 210 के बाद वैल्यू आ जाएगी 4π/3 पर, 4π/3 पे क्या होगा, साइन 4π/3 कितना देता है बताओ, -√3/2, यानी कि माइनस का
0.87 आ जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 4π/3 पे माइनस का 0.87। देखो बार बार रिपीट हो रही है वैल्यूज, 1/2 आया, फिर √3/2 आया, फिर 1 आया, फिर वही आ रहा -1/2 माइनस √3/2। अब 4π/3 के बाद 3π/2 के बारे में बात होगी, साइन 270 डिग्री, तो 3π/2 निकालना भी हमने सीखा था, कोई भी ऑड मल्टीपल π/2 का होता है तो वो -1 देता है, तो 3π/2 पे क्या दे देगा ये -1। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? 3π/2 के बाद अब किसका नंबर आएगा, 5π/3 का, y इक्वल टू साइन 5π/3। साइन 5π/3 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 5π/3 पे कितनी वैल्यू देगा, π/3 होता है कितना, -1/2, 5π/3, चेक कर लो फिर से। ये 5π/3 का मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया 5π/3, हाँ अब सही है, -√3/2 यानी माइनस का 0.87। और 5π/3 के बाद अब किसकी बात आएगी, 11π/6 की, 11π/6, y इक्वल टू साइन 11π/6, इसकी वैल्यू माइनस, वो बार बार वही वैल्यू रिपीट होने लगी है, तो ये 11π/6 पे वैल्यू आ गई, हाँ। और ये जैसे ही आप 2π पे निकालोगे तो ये फिर 0 आ जाएगा, तो 2π, 0। ये जो इतने क्वाड्रेंट हमारे पास आए, कोऑर्डिनेट जितने ये आए हैं ना एक्स और वाई की वैल्यू, इन्हीं को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे, और ये सिर्फ समझने के लिए है, फिर तो हम साइन एक्स का ग्राफ याद कर लेंगे किस तरीके से बनता है और वही बनाना है हमको, ये ड्रॉ करने के लिए थोड़ा ना तो जेई के पेपर में आएगा, ना तो ये हमारे स्कूल लेवल में आएगा कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। लेकिन एटलीस्ट हमको आइडिया तो होना चाहिए कि बना कैसे है, जिन लोगों ने बनाया उसने कैसे बनाया, क्या क्या वैल्यूज रख के, ये सारी वैल्यूज रखने के बाद y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सबने लिख लिया ये सारी वैल्यूज जितनी थी, 2π तक ये सारी वैल्यूज जो है हमको लिखनी पड़ेगी और इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट कैसे किया उन्होंने, शिफ्ट बिल्कुल अलग होता है, वो ओरिजिन से पास करता है, ये कहाँ ओरिजिन से पास करेगा, कॉस एक्स का ग्राफ ओरिजिन से कैसे पास करेगा, कॉस 0 पे वैल्यू तो 1 देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। देखो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा वो समझ लेते हैं जरा, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, तो ये हमने एक्स एक्सिस और y एक्सिस बना दिया, और अभी सिर्फ इसमें 0 से लेके 2π तक का ही बना के देखते हैं, बाद में जब हमको पता चल जाएगा कि ये इसका पीरियड 2π तक है, उसके बाद रिपीट करता है, तो 2π से पकड़ के उसी ग्राफ को घसीट देंगे इधर भी और उसके लेफ्ट साइड में भी, तो वो बनता रह जाएगा इसी तरीके से। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स लेने वाले हैं हम, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, देखो एक तो हमने x में लिया 0, यहाँ ले लेते हैं पाई, और यहाँ पर ले लेते हैं 2π, ठीक है। पाई के बीच में यहाँ पर π/2 हो गया, π/2, और ये π/6 हो गया, और ये π/3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2π/3 और 5π/6। फिर पाई के आगे जब आप बढ़ोगे तो ये 3π/2 बिल्कुल मिड में हो जाएगा यहाँ पर, और इसके पहले दो और आ जाएंगे 7π/6 और 4π/3,
7π/6 और 4π/3, और यहाँ पर भी दो ऐसे ही बन जाएंगे, 3π/2 के बाद 5π/3 और 11π/6। अब देखो जरा यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमने जीरो पे देखा तो जीरो मिल रहा है, एक पॉइंट मिला था ना 0,0, ये देखो यहाँ पर ये मिला है 0,0, ठीक है। फिर π/6 पे 0.5 है, और एक बात ध्यान देने वाली है कि 0.5 है, 1 है और 0.87 है, इन्हीं में कहानी पूरी छिपी हुई है। तो 1 को थोड़ा हम बड़ा ले लेते हैं, ये हमारा हो गया 1, और यहाँ पर कहीं हो जाएगा 0.5, और 0.87 कहीं यहाँ पर हो जाएगा, बस ये हो गया 0.87। वैसे ही सेम नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ -1 हो गया, ये माइनस का 0.5 हो गया, और ये माइनस का 0.87 हो गया। अब जरा देखो यहाँ पर प्लॉट करो, जीरो पे तो जीरो दे दिया इसने, π/6 पे वैल्यू कितनी दी है इसने, π/6 पे वैल्यू क्या दी हुई है 1, फिर π/6 पे 1, फिर π/3 पे क्या मिला है, π/3 पे क्या मिली हुई है वैल्यू 0.87, पाई पे वैल्यू क्या मिली है 90 डिग्री, ये हो गई। फिर सिमिलरली ऐसे ही ग्राफ जो है वो नीचे घूमता रहेगा, यहाँ आ जाएगा, फिर 5π/6 पे यहाँ आ गया, और पाई पे ये आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्राफ जो है हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और ये इसको फ्री हैंड ड्राइंग करनी है इस तरीके से, हमें बिल्कुल भी स्केल का यूज़ नहीं करना है। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ निकाले, ABCDEF पॉइंट, यही सारे पॉइंट है हमारे। ये हमारे इसका नाम रख देते हैं, अगर ये A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D है, ये E है, इस तरीके से। तो वही हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। ये पॉइंट A हो जाएगा, ओरिजिन का नाम ही चलो A ले लिया है, ये B है, C है, D है, E और ये F, ऐसे ये G, ऐसे करके। अब नीचे भी जाओगे तो वो भी यहाँ पर 3π/2 पे -1 दे देगा, और बाकी फिर ऐसे ही ये बनता जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे। क्लियर हो रही बात सभी को, कोई प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में? सिर्फ समझ में आना चाहिए कैसे बना है, क्योंकि हम तो फिर बाद में ऐसे ही याद रखते हैं कि भाई इस तरीके से sin x का ग्राफ बनता है, और इस 2π वाले कोने को पकड़ के खींच देते हैं 2π तक आगे। तो जैसे ये 2π इसका पीरियड है, तो इसके आगे फिर 2π करते करते, और इसके पीछे भी 2π वाला खींच देते हैं, तो जो sin x का हमारा ग्राफ है वो बन जाता है। अगर हम इसको पूरा ढंग से बनाएंगे कि भाई हमें पूरा दिखाना है इसको, तो देखो इस तरीके से ग्राफ बनाना है इसका। और एक बात का और इसमें ध्यान रखना है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम गलती में जो है sin x का ग्राफ ऐसे बना देते हैं। देखो गलतियाँ क्या होती है, ऐसे ऐसे ऊंचा ऊंचा ऐसे ऐसे करके बना देते हैं इस तरीके से। तो ये बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, इसको ध्यान रखेंगे, इस तरीके से नहीं बनाना है। ये जो हाइट है ना, ये जो ये वाली है, ये लेंथ जो है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि हमें ध्यान रखना है कि ये y=x के नीचे ही रहना चाहिए। जैसे एग्जैक्ट अगर ग्राफ, क्योंकि आगे चल के अभी हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी पढ़ेंगे 12th में, तो वहाँ पर हमको आइडिया होना चाहिए कि जो y=x है और जो y=sin x है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं क्या। ये हमारी लाइन जो है वो y=x की लाइन है। देखो ये जो लाइन है ये y=x की लाइन है। तो अगर एग्जैक्टली हमको sin x का ग्राफ बनाना है, ये y=x की लाइन है, तो sin x का जो ग्राफ बनेगा वो, अगर आप अलग अलग बनाते हो, अकेले बनाते हो, तो आप काफ़ी ऊपर ऊपर ये पार्ट बना देते हो, लेकिन हमें जो ग्राफ बनाना है sin x का, वो इसके नीचे ही रहने वाला है। थोड़ा सा टच करेगा ओरिजिन पे, और कहीं पर भी नहीं टच करने वाला है। और ये जो है y=x के नीचे ही बनने वाला है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ज़रूर ध्यान रखना है इसका। कई बार हम इसके ग्राफ की जो ये वैल्यू है वो बहुत ऊंची ऊंची बना देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और सिमिलरली इधर भी ऐसे ही बनने वाला है, ये 0 बन जाएगा, ये पाई बन गया, ये 2π, ये 3π हो गया, और ये 4π हो गया। बीच वाले पॉइंट जो है वो π/2 हो गए। साइन 90 पे वैल्यू जो है वो 1 देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3π/2, और ये क्या हो जाएगा 5π/2, इधर आ जाएगा 7π/2। तो अगर sin x का ग्राफ आप एग्जैक्टली अगर सही बनाना चाहते हो, तो आपको इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इधर -π आ जाएगा, इधर -2π आ जाएगा, -3π यहाँ आ जाएगा,
तो y इक्वल टू ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू साइन एक्स का एग्जैक्ट ग्राफ है। लेकिन जब भी कभी हम केवल अलग बनाते हैं ना साइन एक्स का, तो हम इस तरीके से ये वाली गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ जो है वो हमेशा y इक्वल टू एक्स के नीचे ही रहने वाला है, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रही है मेरी बातें ये सारी? कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? यहाँ से यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ये हमने एग्जैक्टली सबकी वैल्यू रख के निकाली है 0 से 2 पाई तक। फिर 2 पाई वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ था पूरा, इस वाले ग्राफ को पकड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट था, यहाँ से पकड़ा और इसको फिर यहीं से आगे ऐसे खींच दिया है। तो ये देखो यहाँ पर इसको पकड़ा यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई तक, ये पकड़ लिया यहाँ से यहाँ तक 2 पाई तक, और उसके बाद से फिर रिपीट करते चले गए इसको यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ पीछे भी ऐसे। तो ये जो है सबसे जो कम वैल्यू है, देखो पहली बात तो ग्राफ अपनी पोजीशन 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा 2 पाई। पीरियड जो है उसका क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब जरा देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं, इतना लिख लो पहले यहाँ तक, फिर जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऊपर लिखे थे उनके बारे में बात करते हैं। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? अब डोमेन और रेंज ये दोनों हम क्या करते हैं, ग्राफ से देख के भी बता सकते हैं। डोमेन का मतलब होता है x की सारी वैल्यूज, और रेंज का मतलब होता है y की सारी वैल्यूज। तो बताओ जरा डोमेन में क्या होगा, x की हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं और कौन सी नहीं रख सकते हैं। ये जो है वो +1 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर जो है वो -1 है। तो अब बताओ x की, ये साफ साफ दिख भी रहा है कि अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो क्या कोई ऐसी वैल्यू आपको दिख रही है कि जहाँ पर हम रखने से कोई ग्राफ में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? भाई x की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है पूरा का पूरा, और x की हर एक वैल्यू पे दे रहा है y की वैल्यू, कहीं पर ना तो ब्रेक हो रहा है ना कहीं कुछ। तो इसका मतलब डोमेन जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर सारे पॉइंट लिखना चाहें तो इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई प्रॉब्लम इसमें? इस तरीके से बना लेते हैं। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज बताओ। y बिलोंग्स टू उल्टा -1 से लेकर +1 तक, हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ। तो -1 टू +1 ये रेंज हो गई। कोई प्रॉब्लम इसमें? भाई देख लो ना, यहाँ y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, क्या ग्राफ 1 के ऊपर जा रहा है, क्या क्या -1 के नीचे जा रहा है, क्या -1 से +1 के बीच में ही तो रह रहा है हमेशा। इसकी वैल्यू, कोई कह दे हमसे कि साइन एक्स की वैल्यू 2 मिली है, तो हम कह देंगे नहीं ये तो गलत बात है, साइन एक्स की वैल्यू 2 तो कभी हो ही नहीं सकती। साइन एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। अगर किसी ने बोला कि साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं बोल सकते। बिल्कुल ठीक है। तो ये साइन थीटा जो हमारा फॉर्मूला था, इसमें 1 जो है वो इसलिए ये 1 और -1 के बीच में रहने वाला था। तो ये डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई। उसके बाद जरा बताओ एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट। किसी को देख के, ग्राफ को देख के आप बताएं कि इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, उस ग्राफ ने, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया है, वो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है वो एक्स इंटरसेप्ट है। तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया है, नहीं दिख रहा है? हाँ, 0 पे कट किया, पाई पे कट किया, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -पाई, -2 पाई। तो इसको हम जनरलाइज करके n पाई बोल दे तो चलेगा, कि इसका जो x इंटरसेप्ट है वो x इक्वल टू एन पाई है। कोई प्रॉब्लम? इसी n की वैल्यू इंटीजर रखते जाओ, 0 रखोगे 0 मिल जाएगा, 1 रखोगे पाई मिल जाएगा, -1 रखोगे -पाई मिल जाएगा। अच्छा, y इंटरसेप्ट इसका क्या होगा, बोलो y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका। अब देखो y इंटरसेप्ट का मतलब है उस ग्राफ ने कहाँ पर y एक्सिस को कट किया है, वो है y इंटरसेप्ट। उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो उसने ओरिजिन पे कट किया, इसका मतलब y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी,
जैसे एक्स इंटरसेप्ट एक्स इक्वल टू एन पाई था, तो वाई इंटरसेप्ट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई इक्वल टू 1 नहीं बोलेंगे, वाई इक्वल टू 0 पे उसने ग्राफ ने कट किया। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, तो ये ग्राफ ने वाई एक्सिस को कहाँ पर कट किया, 1 पे कट किया कि 0 पे कट किया? 1 नंबर ऑफ टाइम कट किया मतलब? हाँ, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0, 1 आएंगे ना, तो y की वैल्यू 1 है, y की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन इसको y की मैक्सिमम वैल्यू को y इंटरसेप्ट नहीं बोलते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि उस ग्राफ ने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, वो y इंटरसेप्ट। सिमेट्री इसकी क्या होगी, इसकी सिमेट्री क्या होगी बताओ? x एक्सिस y एक्सिस अबाउट ओरिजिन क्या बोले? हाँ, ओरिजिन के सिमेट्रिकल है, जैसे अभी हमने सिमेट्री के बारे में ऊपर भी बात की थी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिमेट्री, और सिमेट्री क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के सिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके, उसके बाद इवन है फंक्शन की ऑड है, ये बताना है, इवन है कि ऑड फंक्शन है ये। तो अब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन हो गया तो पता ही चल गया क्या होगा, कोई ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है तो वो इवन होता है कि ऑड होता है, अभी हमने बात की थी यहाँ पर, ये लिखा है ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब हो गया ये। और यहाँ पर तो हम अपने फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, तो ये हो गया ऑड फंक्शन हो गया। ऑड को चेक करने का एक फॉर्मूला भी तो बताया गया ना, कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहा है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स, अब ये फिर एक फार्मूला बन गया साइन ऑफ माइनस थीटा, ये फिर एक फार्मूला है, बाकी लोग ध्यान रखें, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है, कैसे आया वो तो अभी हम बाद में बात करेंगे। ये फार्मूला होता है साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो वही हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो ये आ गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स की इक्वल आ गई, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। हाँ बताएं आप। क्या क्या, फिर से बोलना। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0 पुट करनी है ना। हाँ, तो यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स है हमारे पास, y इक्वल टू साइन एक्स है हमारे पास, और आप कह रहे हो y की वैल्यू 0 पुट कर देते, तो साइन x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है, नहीं पता तुम्हें साइन x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर है? ये पॉइंट से सारे के साथ, ये जितने भी पाई के मल्टीपल है वहाँ वहाँ पर होगी साइन एक्स की वैल्यू 0। अब कोई कहते हैं भाई y की वैल्यू 0 रखी, अब जरा x की वैल्यू 0 रख दो, जैसे y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x की वैल्यू 0, x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y की वैल्यू 0, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी है, y इक्वल टू साइन एक्स में x की वैल्यू 0 रख दो, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो y इक्वल टू 0 आ गया। इतना बड़ा तो ये है भी नहीं जितना तुम इसके लिए परेशान हो, ये तो y इंटरसेप्ट हो गया, देखो नहीं समझ में आई बात अभी भी? ओके, चलिए, तो इवन ऑड फंक्शन हो गया। उसके बाद अच्छा बात करते हैं पीरियड की, पीरियड क्या होगा इसका बताओ बच्चों, पीरियड क्या होगा? अभी तो हमने निकाला भी था पीरियड, 2 पाई के बाद ये अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, देखो 2 पाई के बाद ये अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, तो लिख लिया यहाँ पे इसका पीरियड t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अच्छा, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी, ये फंक्शन ये का जो ग्राफ था, क्या कहीं पे ब्रेक हुआ, कहीं पर टूटा है क्या? ये एक बार जब हमने पेन रख के चलाना स्टार्ट किया, कहीं पर टूटा, कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो गया। तो कॉन्टिन्यूटी में लिख देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, y इक्वल टू साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन।
प्रॉब्लम कोई? क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई साइन एक्स का तो हो गया, अगर साइन स्क्वायर एक्स की बात हो, जैसे साइन एक्स जो है वो तो हमने लिख लिया कि साइन एक्स जो होता है वो हमेशा -1 से 1 के मिड में लाई करता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? अगर साइन एक्स, हाँ तो बिल्कुल ईजी है। अगर साइन एक्स -1 से 1 के बिट में लाई कर रहा है, तो अगर उसका स्क्वायर करोगे तो जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो प्लस हो जाएंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ 0 से 1 के मिड में लाई करेगी। तो साइन एक्स कभी भी हमको मिले 0 से 1 के, -1 से 1 के बीच में, तो हम समझ जाएंगे कि भाई इसका स्क्वायर करोगे। या मॉड साइन एक्स के बारे में बात करो, मॉड साइन एक्स, वो भी किसके किसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, पॉजिटिव होगा, तो उसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अच्छा, अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम x इक्वल टू एन पाई बोल सकते हैं? अगर साइन x की वैल्यू 0 है तो क्या हम x इक्वल टू एन पाई बोल सकते हैं? देख लो ना, यहाँ पर साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। एक यहाँ मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है, फिर पाई पे मिल रहा है, फिर 2 पाई पे मिल रहा है, 3 पाई पे मिल रहा है। तो एन पाई नहीं बोल सकते क्या उसको? एन का मतलब कोई इंटीजर वैल्यू है। एन का मतलब हो गया कोई इंटीजर वैल्यू, रखते जाओ। तो x इक्वल टू जो भी हमने इंटरसेप्ट में भी लिखा है, यहाँ पे लिखा नहीं x इक्वल टू एन, एक्स इंटरसेप्ट x इक्वल टू एन पाई, क्योंकि y की वैल्यू 0 यानी साइन x 0। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, साइन x की वैल्यू अगर हम कहते हैं कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगी, तो तुम x की वैल्यू बताओ कि x की किस वैल्यू के लिए साइन x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है। 0 से π/2 में साइन x पॉजिटिव होता है बस। अरे भाई ग्राफ देखो, ग्राफ सब। तुम बता रहे हो कि 0 से π/2 पे होती है, जबकि हमें ग्राफ दिख रहा है कि 0 से पाई के बीच में हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। या तो 0 से पाई बोलोगे, या तो 2 पाई से 3 पाई बोलोगे, या तो बोलोगे -पाई से -2 पाई। क्या जितने भी एक्स एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ है इनमें सब में y की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी? यहाँ से यहाँ तक ये देखो y पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव? यानी एक एक को छोड़ दो तो बाकी जितना भी एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है कि नहीं है? तो हम इसको जनरलाइज करके कैसे लिखें? अगर मुझे इसको जनरलाइज करके लिखना है तो हमने देखा कि साइन एक्स की वैल्यू 0, एक तो 0 से लेके पाई तक, फिर पाई से 2 पाई छोड़ दो, फिर 2 पाई से लेके कहाँ तक, 3 पाई तक, फिर आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से इसको जनरलाइज करके क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू 2n पाई से लेकर पाई प्लस 2n पाई तक? क्या इसको ऐसे लिखने में कोई तकलीफ होने वाली है कि सही है? देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? रख के देख लो ना, यहाँ पर रख के देखो, यहाँ पर जरा n की जगह 0 रखो। n की जगह 0 रखोगे तो 0 से 2 पाई मिलेगा कि 0 से पाई मिलेगा? अरे भाई 0 से पाई ही चाहिए। तो ये n की जगह 0 रखोगे तो 0 से पाई मिल गया। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है? तो 0 से पाई। उसके बाद जरा n की जगह पे 1 रख दो। तो 1 रख के देखो, यहाँ पर 1 रखो यहाँ पर। जैसे ही n की जगह 1 रखोगे तो 2 पाई से लेके पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई मिल गया, देखो। और देख सकते हो यहाँ पे जनरलाइज करके आगे बढ़ोगे तो 4 पाई से लेके 5 पाई तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 4 पाई से 5 पाई तक हो गया। तो इस तरीके से हम इसको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका आप ध्यान रखें कि साइन एक्स कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है। अगर हमें निगेटिव भी लिखना हो
तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कब कब नेगेटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव हमने सीख लिया तो नेगेटिव भी लिख सकते हैं, कम से कम हमें आइडिया तो हो गया किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव हमको लिखना है। तो ये सारा जो साइन एक्स का डिस्कशन था, इसमें किसी को कोई डाउट आया क्या कहीं पर भी? और ये सारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास इनका ध्यान रखना है आपको सारे पॉइंट्स है। अभी तो हम ज़्यादा और डीप में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अभी हमने बहुत सारे फंक्शन के पार्ट जो है डिस्कस नहीं किए हुए हैं। फंक्शन अभी चैप्टर नहीं पढ़ा, नहीं और बहुत सारे पॉइंट ऐड हो जाते हैं इसमें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको नाम तो पता होना चाहिए। अभी एक और नया नाम ऐड हो जाएगा एजिम्पटोट्स करके, कि एजिम्पटोट्स क्या होता है वो भी आगे बात करेंगे हम। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ का आइडिया सभी को हो गया। अब जरा बात करते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स की। इन दोनों की आज बात कर लेते हैं। ये तो इजी है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स। अगर हमें साइन एक्स का आइडिया है, अगर हमें y इक्वल टू साइन एक्स का आइडिया है तो y इक्वल टू कॉस एक्स का आइडिया हो जाएगा, और इजीली हम y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हैं। इसमें इतना डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने सारा डिटेल जो है वो साइन एक्स में सीख लिया। हमें पता है कि x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू मिलती जाएंगी। यहाँ पर हमने x और y में यहाँ पर कुछ 2-4 पॉइंट ही बना लिए। उसके बाद तो आप पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है cos 0 1 होता है। फिर cos, और थोड़ा पीछे चलो 0 से π/6 पे आ गए, cos 30 √3/2 यानी कि 0.87। फिर उसके बाद π/4 1/√2। फिर आगे बढ़ोगे तो π/3 सॉरी 6 तो हो चुका है, π/3 यानी कि cos 60 sin 30 1/2 0.5। और फिर 90 जब ले लोगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो देखो ये जो है वो डिक्रीज कर रहा है, सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू पे जो है सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, उल्टा चल रहा है। जबकि साइन में क्या हो रहा था, जब हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। देखो ना, यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ पर थे तो y की वैल्यू ये मिल गई थी। जब हम थोड़ा आगे बढ़े x की वैल्यू यहाँ पर तो y की वैल्यू ये मिल गई। तो मतलब x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये भी एक चैप्टर में मिलेगा आपको 12th में कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन को इस तरीके एरो से डिनोट करते हैं कि अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो y की वैल्यू बढ़ती जाए, या x की वैल्यू कम करते जाओ तो y की वैल्यू कम होती जाए। देखो ना यहाँ पर, अगर मान लो x की वैल्यू मैं ये ले रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे ये मिल रही है, x की वैल्यू मैं और कम कर रहा हूँ ये ले रहा हूँ तो y की वैल्यू और कम हो रही। तो x की वैल्यू बढ़ाते जाओ y की वैल्यू बढ़ती जाए, या x की वैल्यू कम करते जाओ y की वैल्यू कम होती जाए। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 0 से π/2 के मिड में अगर बात करो, सिर्फ π/2 तक, 0 से π/2 तक में साइन एक्स जो है वो क्या इंक्रीजिंग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। 0 से π/2 तक साइन इंक्रीज कर रहा है, तो अब ये नहीं बोल सकते कि साइन एक्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये तो गलत बात हो गई। लेकिन 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। कॉस एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों, क्योंकि कॉस में एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कम होती जा रही है। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा 0 से π/2 में। बात क्लियर हो रही, आगे भी हो सकता है डिक्रीजिंग हो, लेकिन हमने 0 से π/2 तक चेक कर लिया तो 0 से π/2 में cos x जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन मिला हमको। तो इसका ग्राफ जो है वो अब हम डायरेक्ट यहीं पे प्लॉट कर लेते हैं बगैर कोई भी नंबर लिए हुए। इसका भी पीरियड जो है वो 2π होता है, अभी हम चेक कर लेंगे। 2π रखते जाओगे वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और y इक्वल टू एक्स का इसमें कोई टेंशन ही नहीं है कि हम y इक्वल टू एक्स लाइन प्लॉट करें, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि cos 0 पे सीधे वैल्यू 1 दे रहा है, तो हमें सीधे यहाँ 1 आना है। और cos 90 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 0। देखो ये 90 डिग्री पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो इसका नाम हो गया π/2। और फिर जो है ये ऐसे ही कुछ ऐसे ही बढ़ता जाना है, ये आया, फिर ये इस तरीके से ये और ये cos x का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स और ये कर्व जो है वो बिल्कुल सिमिलर दिखने चाहिए। π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ये 5π/2 है। जितने भी ऑड मल्टीपल है देखो सब में 0 दे रहा है,
ये 3 पाई हो गया, और ये 5 पाई बाई 2 के बाद 7 पाई बाई 2, इस तरीके से बढ़ाते जाओ। माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, ये हो गया, ये पाई माइनस का पाई और ये माइनस का 2 पाई। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। आप चाहें तो सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे हमने साइन में पूरी मेहनत की हुई है उसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ साइन का एक अच्छे से समझना था। कॉस का बिल्कुल वैसे ही है, आप चाहें तो सारी वैल्यूज जो हमने साइन की निकाली है, आप सारी वैल्यूज कॉस की भी वैसे ही सारी निकालें। तो और फिर जब आप ग्राफ को प्लॉट करोगे तो ऐसे ही बनेगा। 0 से पाई बाई 2 तक जो है वो कॉस देखो डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पाई बाई 2 से पाई में क्या डिक्रीज कर रहा है क्या, तो क्या बोलोगे? पाई बाई 2 से पाई में क्या कॉस एक्स डिक्रीजिंग है क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन है? हमें ये बताना है कि 0 से लेकर पाई तक में, जैसे हमने 0 से पाई बाई 2 तक देखा तो कॉस एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो क्या आगे भी पाई बाई 2 से इंटरवल से लेके पाई तक में भी क्या वो डिक्रीजिंग है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ये डिक्रीजिंग है। आप चेक कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, देखिए वाई की वैल्यू ये मिली, फिर और आगे बढ़ते जाइए, वाई की वैल्यू ये मिल रही है, और जब आप नीचे जा रहे हैं तो वाई कम होता जाता है ना, वाई एक्सिस ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो ये देखेंगे आप कि एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इधर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वाई की वैल्यू कम होती जा रही है, नीचे जाता जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो 0 से पाई तक पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो कॉस एक्स का जो है वो डिक्रीजिंग है। तो कॉस एक्स जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेकिन कहाँ पर ये ध्यान रखना, डिक्रीजिंग को इस तरह के एरो से डिनोट करते हैं, और 0 से लेके पाई तक अगर हम ध्यान दें तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है कॉस एक्स। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में क्या होगा, क्या इंक्रीजिंग है? हाँ, तो ये तो आप देख के आइडिया हो जाएगा आपको कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है। क्या इसका, अच्छा इसका पीरियड क्या होगा? तो देखो पीरियड कैसे पता चलेगा, हम यहाँ से अगर उठा के इसको ग्राफ को देखें, यहाँ तक इसने अपनी पोजीशन पूरी बनाई हुई, 2 पाई के बाद ये अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है, पहले ये बना, फिर उसके बाद यहाँ से देखो इसी ग्राफ को उठा के यहाँ से यहाँ तक पटक दिया गया, तो ये बन गया, पीछे भी इसको ऐसे उठा के यहाँ रखा गया, तो यहाँ से यहाँ तक, तो 0 से 2 पाई यानी 2 पाई की लेंथ इसने पहले कवर की होगी यहाँ से यहाँ तक, तो जो मिनिमम लेंथ होती है टी की वो 2 पाई हो जाएगी हमारी। तो इसका जो पीरियड है, पीरियड ऑफ कॉस एक्स, वो क्या हो जाएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि पीरियड ऑफ कॉस एक्स क्या है, तो वो हो जाएगा 2 पाई। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर फिर लिख लेते हैं, जो अभी हमने वहाँ पर कलेक्शन किया था सभी का, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर फिर लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। डोमेन क्या होगा इसका, ये cos x के बारे में बात हो रही, तो डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखो cos कभी बुरा मानता ही नहीं है, cos हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देता ही देता है। तो अगर डिफाइंड वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं। y रेंज क्या हो जाएगी इसकी, -1 से 1 के मिड में, देखो ना, हाँ ये +1 है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ -1 है, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में घूमती रहती है। कोई कहते हैं cos x की वैल्यू -2 आ रही है, हम कह देंगे भाई पॉसिबल ही नहीं है। cos x की वैल्यू प्लस का 2 आ रही, 3 आ रही, पॉसिबल ही नहीं। cos x की जो रेंज है, जो उसकी औकात है, वो -1 से 1 के बीच में ही रहने की है, उससे ना तो आगे बढ़ सकता है और ना उससे कम हो सकता है। तो डोमेन की बात हो गई, रेंज की बात होगी, और क्या क्या पॉइंट आते हैं बताओ भाई। एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट बताओ क्या होगा इसका, ग्राफ देखते जाओ सब आइडिया लगता जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, हाँ अगर आप ध्यान से देखें तो देखो पाई बाई 2 मिल रहा है, आप देखें यहाँ पर एक पाई बाई 2 मिला, फिर एक 3 पाई बाई 2 मिला, फिर एक 5 पाई बाई 2 मिला, 7 पाई बाई 2 मिला, तो सारे ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, 1 3 5 7, तो ऑड को हम 2n+1 बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 को हम बोलेंगे x इक्वल टू 2n+1 पाई/2, या कोई कह दे कि -1 बोल दो तो -1 बोल सकते हैं, 2n-1 +1 पाई/2 कुछ भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा एक्स इंटरसेप्ट हो गया, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा आप बताओ, वाई इंटरसेप्ट। हाँ अब यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट को 1 बोल सकते हो, क्योंकि उस ग्राफ ने जो है वो 1 पे कट किया है, तो 1 पे वाई की वैल्यू जो है वो 1 आई है उस ग्राफ जहाँ पे कट कर रहा है ओरिजिन से, तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। अच्छा सिमेट्री क्या हो जाएगी? तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस में अगर आप यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दें, इस जगह पे अगर आप एक प्लेन मिरर लगा देते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा एक प्लेन मिरर लगा दें, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर कि ये मिरर लगाने के बाद ये अगर हमारा मिरर है, तो जितना पार्ट जो है वो इधर आ रहा है वही सिमेट्रिकल उतना पीछे भी आ रहा है, तो अगर ये मिरर लग गया हमारा तो ये सिमेट्रिकल हो गया किसके, वाई एक्सिस के। तो ये लिख देंगे सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ओके ये भी क्लियर हो गई बात। सिमेट्री के बाद अब बात होगी इवन ऑड की। इवन है कि ऑड है? तो बिल्कुल ये इवन है। क्यों, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो पक्की बात है इवन है। अभी हमने ऊपर लिखा तो था कि अगर हमारा ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है तो ऑड होता है, और वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है तो इवन होता है। हम यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस माइनस को गायब कर देता है, कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस। अब ये फिर एक फार्मूला बन गया जो बाकी लोगों को लिख लेना है जिनको आइडिया नहीं है, कि कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। ये फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखो, कोई भी रियल वैल्यू रखो, अभी तो तुमने सारी बातें यहाँ कर ली कि डोमेन जो है वो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आप एक्स की क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, एक्स रियल, आपको जितना भी रियल के बारे में आइडिया आप लाखों हजारों में कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इवन ऑड के बाद अगर बात करो आगे, अब क्या बचता है इसमें, पीरियड, पीरियड क्या होगा इसका, पीरियड क्या होगा इसका, तो बिल्कुल सही है, पीरियड 2 पाई होगा। अभी हमने बात भी की 2 पाई के बाद अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है, तो पीरियड 2 पाई होगा। अगर आप चाहें तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि cos 2 पाई प्लस एक्स निकालेंगे तो भी cos x आएगा, cos 4 पाई प्लस एक्स निकालेंगे तो भी cos x आएगा, ये सारे फॉर्मूले हैं। तो f ऑफ x प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, तो इसका मतलब जो पीरियड इसका है वो क्या हो गया, 2 पाई। और 2 पाई ग्राफ से ज़्यादा इजीली हमको दिख रहा है, अगर हमने अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो हमें पता है कि हमें ग्राफ से दिख रहा है कि 2 पाई के बाद वो अपनी पोजीशन रिपीट कर रहा है, पीरियड 2 पाई हो गया। कॉन्टिन्यूटी क्या होगी इसकी, तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? अच्छा अगर मैं यहीं पर इसमें पूछूं कि भाई तुम ये बताओ cos x कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, क्या आंसर दोगे, cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पर है, cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए x की वैल्यू क्या ले लें हम, बताओ ग्राफ देख के बताओ। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और फिर 2n पाई ऐड कर दो, x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई टू से लेकर 2n पाई प्लस पाई बाई टू तक। 2n पाई पता है क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि 2 पाई तो इसका पीरियड होता है, n इंटीजर है, तो n इंटू टी ही ऐड करते हैं, n इंटू टी, तो वही n इंटू टी है, ये n का मतलब जो हो गया n और t का मतलब 2 पाई,
टू पाई के बाद अपनी पोजीशन रिपीट करेगा, तो इसलिए कॉस एक्स जो है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बाकी लोगों को भी। कॉस एक्स कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, चेक कर लेते हैं। अभी ग्राफ से देखोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। एक तो -π/2 से π/2 के बीच में देखो क्या ग्राफ पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव का मतलब है कि कहाँ वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ कहाँ पर है। तो ये पॉजिटिव नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या ये पॉजिटिव है -π/2 से π/2 में। फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये वाला पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव है। तो ये सारे इंटरवल को हम जनरलाइज कैसे करें। तो हमने एक इंटरवल उठा लिया यहाँ से यहाँ तक -π/2 से π/2 तक, और उसमें 2n पाई ऐड कर दिया। n की जगह 1 0 रखोगे तो ये मिल जाएगा, 1 रख दो तो क्या मिलेगा, 2 पाई -π/2 से लेके 2 पाई प्लस π/2 तक। तो मिल गया ये वाला इंटरवल 3 π/2 से 5 π/2, फिर ऐसे ही 7 π/2 से 9 π/2। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर cos x अगर हमसे कहा जाए कि बताओ कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे आंसर हमारा होगा 2n पाई -π/2 से 2n पाई प्लस π/2। ठीक है, क्लियर हो रही बात। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।